बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। बहुत सी चीज़ें जो है वो मज़हब और कल्चर में इस तरह फ्यूजन क्रिएट करती हैं कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है मुस्तक़बिल के लोगों के लिए उन चीज़ों को अलग और जुदा करना। मिसाल के तौर पे, और ये बात जो है ये मैं बिल्कुल मिसाल के तौर पे और एक तारीख़ी हक़ाइक़ के तौर पे आपके सामने रख रहा हूँ। इसका ताल्लुक़ मज़हब से या शरीयत से ना जोड़िएगा बिल्कुल भी। मिसाल के तौर पे अगर आप मिडल ईस्ट की तरफ जाएँ तो वहाँ पे आज भी अगर दुबई का आप टेम्परेचर देखें तो 52 है। हमारे यहाँ जो है वो 36, 37, 38 है, तो हमारी चीखें निकली हुई हैं। कराची का जो है अभी 45 क्रॉस नहीं हुआ तो चीखें निकली हुई हैं। तो जहाँ पे रोड टेम्परेचर 52, 54 होगा, आप सोचिए कितना वहाँ पे गर्मी का अंदाज़ा आप ख़ुद कीजिए। अब वहाँ पे जितना भी ये मेसोपोटामिया का इलाका है, मेसोपोटामिया के इलाके से मतलब है दजला और फ़रात के दरमियान की जगह है। यहाँ पे अरब्स का जो लिबास है उसमें देखिए सर तो वो ढांपते हैं, जैसे भी ढांपते, चाहे वो बांधें चाहे वो रिंग पहने, लेकिन उसके साथ उनकी गर्दन जो है वो ढकी हुई होती है। दूसरी तरफ अगर पंजाब में देखिए तो यहाँ भी कंपैरेटिवली गर्मी तो है। यहाँ पे लोग सर पे अमामा बांधते थे और अमामे के साथ जो उसका पिछला हिस्सा होता था उसको खुला रखते थे और वो खुला हिस्सा जो है वो गर्दन पे छोड़ देते थे। तरतीब चलती रही और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर लोगों ने मुख्तलिफ तरीके से अपने आप को गर्मी की शिद्दत से बचाया। अब क्योंकि माशाअल्लाह ताला हर चीज़ जो है वो एक इंडस्ट्री की सूरत ले गई है, तो हमने टोपी को रिप्लेस कर दिया उससे। सिंध में देखिए कितनी गर्मी है, लेकिन सिंधी टोपी जो है वो किसी तरीके से आपकी गर्दन को प्रोटेक्ट नहीं करती गर्मी से। इसलिए आपने गौर किया कि वहाँ पे जब हीट स्ट्रोक आता है तो लोगों को कहा जाता है कि वो पानी भी पिएँ, रुकें भी, साए में भी रहें और ऐसी चीज़ पहने जिससे कि उनका सर भी ढके और उनकी गर्दन भी ढकी हुई हो। ये चेंजेस आती हैं। हमने इनमें से बहुत सी चीज़ों को मजहबी रंग भी दिया है। ये सिर्फ आपको एक इतला के तौर पे बात कह रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ें बुनियादी तौर पे उस जगह की फॉर्मेशन जो अल्लाह ने उसकी जोग्राफ़ी बनाई है, जो उसका कल्चर डेवलप किया है, ये उसकी ग्रोथ होती है और फिर मज़हब उसमें आके उसको अडॉप्ट करता है। आज हीट स्ट्रोक पे बात करेंगे और हमारे साथ आगा अब्बास होंगे कराची से। आगा साहब बहुत शुक्रिया आपका। तिब्ब नबी के हवाले से इंशाअल्लाह ताला कोई ना कोई हल तो बताएंगे। और पहली दफ़ा डॉक्टर सोमिया इक़्तिदार हमारे साथ आई हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत वेलकम डॉक्टर साहब आपको। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब आगा साहब आपकी इजाज़त से डॉक्टर साहबा से बात शुरू कर रहा हूँ। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हीट के साथ लफ्ज़ आता है स्ट्रोक का। हम आमतौर पे जब स्ट्रोक कहते सुनते हैं किसी को कि स्ट्रोक हुआ तो वो समझते हैं कि उसका कोई ब्लड क्लॉट आ गया है, तो उसको मुसीबत इसमें आ गई। लेकिन ये हीट स्ट्रोक से क्या मुराद है, ये होती क्यों है और कैसे होती है और इसके सिम्टम्स क्या हैं? देखिए, अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में, ब्रेन में एक थर्मोस्टेट फिट किया हुआ है, जिसे हम अपनी मेडिकल टर्म्स में जिससे टेम्परेचर पता चलता है, हाइपोथैलेमस कहते हैं। वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। सर्दी होती है तो टेम्परेचर को बढ़ा देता है ताकि बॉडी हीट कंजर्व करे। गर्मी होती है तो पसीने की सूरत में बॉडी से हीट को डिसिपेट। हाँ जी, सो ये थर्मोस्टेट ब्रेन में है। अगर बहुत ज़्यादा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाए बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी कि बाहर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है जिससे बॉडी का टेम्परेचर बहुत बड़ा है, तो ये डैमेज हो जाता है थर्मोस्टेट। और ये थर्मोस्टेट जब डैमेज हो जाता है, ब्रेन के अंदर सच्ची मुच्ची डैमेज हो जाता है। मतलब इस पे ऐसा इफेक्ट आता है कि ये कंट्रोल ठीक नहीं कर सकता, कंफ्यूज हो जाता है। तो इस वजह से जो हमारी ब्रेन की रेगुलेशन है टेम्परेचर की, वो मुतासर हो जाती है। और जैसे आपने इसको स्ट्रोक से रिलेट किया, तो स्ट्रोक में भी होता ये है कि ब्रेन में क्लॉट आने से ब्रेन का फंक्शन जो बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है वो खत्म हो जाता है। सो इसलिए इसको हीट स्ट्रोक कहा जाता है, क्योंकि स्ट्रोक लाइक कैफियत हो जाती है। डॉक्टर साहब, फिर इसका मतलब ये हुआ कि धूप के अंदर सर को बचाना चाहिए या नेक को फिर क्यों बचाते हैं? धूप के अंदर सब जगह को बचाना चाहिए। जो हमारी स्किन है वो सबसे बड़ा ऑर्गन है हमारी बॉडी का, और ये स्किन रेगुलेट करती है टेम्परेचर को। जब आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो पसीना आता है, और पसीने से जो वेपोरेट होता है पसीना, उससे हमें ठंडक का एहसास होता है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, 104 से ज़्यादा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो ये पसीना आने के जो स्वेट ग्लैंड्स या जो पसीना प्रोड्यूस करने वाले गुदूद हैं, ये काम करना छोड़ देते हैं। ये भी ख़त्म हो जाते हैं। और पसीना नहीं आता तो हम जो है वो जो टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर सकते, और ये डैमेजिंग होता है हमारी बॉडी के लिए। डॉक्टर साहब, ये क्या इतना सीरियस है कि डेथ हो सके? बिल्कुल,
हीट जो स्ट्रोक है उससे पहले एक स्टेज होती है जिसे हम हीट एग्जॉशन कहते हैं। हीट एग्जॉशन में आपको जैसे एक वार्निंग साइंस आने शुरू हो जाते हैं, सर में दर्द है, लाइट हेडेडनेस होने लग सकती है, पेट में दर्द है, नोजिया, वॉमिटिंग। ये इंसान को जिस्म बता रहा होता है कि मुझ में पानी की कमी है, मुझ में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और आप कुछ कीजिए वरना मैं किसी सीरियस सूरत हाल में जा सकता हूँ। सो हीट एग्जॉशन को अगर टाइमली मैनेज ना करें हम, यानी पानी ना पिएं या टेम्परेचर कूल डाउन ना करें या ठंडा ना करें जिस्म को, तो फिर नेक्स्ट स्टेज आती है जिसे हीट स्ट्रोक कहते हैं। हीट स्ट्रोक से जो मैं समझा डॉक्टर साहब, वो ये कि दिमाग के अंदर एक ऐसी जगह है जो कि आपके बॉडी के टेम्परेचर को मॉनिटर करती है और उसको रेगुलेट भी करती है। अगर वहाँ पे गर्मी की एक शिद्दत ज़्यादा तक पहुँच जाए तो वो बाकी कंफ्यूज खुद भी होगी और बॉडी को भी कंफ्यूज कर देगी और इंसान भी कंफ्यूज हो जाता है, इसीलिए वो बहकी बहकी बातें करता है। वो कंफ्यूजनल स्टेट में चला जाता है और फिट्स भी पड़ सकते हैं, यानी कि जो दौरे पड़ जाते हैं जैसे एपिलेप्सी में या मिर्गी में, उस तरह फिट्स भी पड़ सकते हैं। सब इसीलिए 104 बुखार हो तो कहते हैं बुखार को बिल्कुल तोड़ो वरना वो आदमी बहकी बहकी बातें शुरू कर देता है। इसी की वजह होती है, यही वजह है कि जो कंफ्यूजनल स्टेट है वो तब होती है जब आपके दिमाग को पूरी तरह से ब्लड सप्लाई नहीं जा रही होती। जब खून गाढ़ा हो जाता है तो उसकी सप्लाई मुतासर होती है और डिहाइड्रेशन की वजह से, यानी पानी के लॉस की वजह से जिस्म में खून गाढ़ा हो जाता है और उसी से क्लॉट भी बनते हैं और उसी से ये सारी कंफ्यूजनल स्टेट। मैं आगा भाई को भी शामिल कर लूँ। आगा बास भाई, आपने सारी बात सुनी, आप इस पे क्या फरमाइएगा? ये हीट स्ट्रोक तिब में क्या होती है और तिब नबवी में इसको किस तरह से देखा जाता है? मैंने बड़ा ढूंढा लेकिन मुझे कोई मिसाल नहीं मिली कि किसी सहाबी की कोई एग्जाम्पल हुई हो कि उनको हीट स्ट्रोक हुआ हो, या रवायतों में भी मैंने इसकी मिसाल पढ़ी नहीं कहीं। आप इस पर रोशनी डालिएगा प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्द व सताइश उस अल्लाह के लिए है कि जिसके सिवा कोई दूसरा खुदा नहीं है। अब देखिए, पहले ज़माने में अगर आप हिस्ट्री उठाएंगे बिलाल भाई, तो तकरीबन तमाम लोग सफ़ेद लिबास पहना करते थे क्योंकि अरब में शुरू से सख्त गर्मी पड़ी है। सफ़ेद लिबास क्या होता है? पहनने से जिस्म को गर्मी से कम नुकसान पहुंचता है और जितना डार्क लिबास पहनेंगे, डॉक्टर साहिबा मेरी बात को की तस्दीक करेंगी कि आज साइंस भी यही कहती है कि डार्क लिबास पहनने से अंदर जिस्म को, स्किन को नुकसान पहुंचेगा, डैमेजेस होंगी। काला रंग जो है ना वो अब्जॉर्ब करता है। जी हाँ, जी हाँ। जो सफ़ेद है ये रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए छतें भी अगर आज से सफ़ेद पेंट कर लें तो आपके कमरे जो है वो ज़्यादा ठंडे हो जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहा हूँ। और सर पे पहले अमामा पहना जाता था और अरब की कदीम रिवायात में शामिल है। आज भी जो समझदार लोग हैं हमारे पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर, वो अमामा सर पे, रुमाल सर पे बांधते हैं और घर से निकलने से पहले गर्मी का तोड़ निकाल के निकलते हैं। अब देखिए, हमारे पड़ोसी मुल्क में छतरियाँ लेके, छतरियों का रिवाज है, वहाँ सर पे अमामा या टोपी कम पहनते हैं, छतरी लेके वो बाहर निकल जाते हैं। एक पानी की बोतल, आगा भाई उससे फैशन खराब होता है ना, छतरी उठाए आप कौन? जी हाँ, लेकिन जान तो बचती है। नहीं उठाते छतरी आप, लेकिन जान तो बचती है क्योंकि 10 लाख लोग हर साल मर जाते हैं हीट स्ट्रोक की वजह से। पूरे 10 लाख लोग मरते हैं। अब ये नई जदीद तहकीक कहती है, तो हमें कोशिश ये करना चाहिए कि ठंडे मशरूब को साथ रखें। मिट्टी की बोतल भी आती है, अगर आप कांच का, अगर आप थर्मस ले लें उसमें ठंडा रखें, मिट्टी की बोतल में एक जूस बना लें, नींबू पानी बहुत ही सस्ता है। नींबू पानी अगर आपने बना लिया और बना के आप थोड़ी थोड़ी देर के बाद पीते रहे तो हीट स्ट्रोक आपको किसी किस्म का नुकसान नहीं देगी। अच्छा, इसकी निशानियाँ क्या होती हैं? इससे नींबू का फ़ायदा क्या होगा? पानी का तो फ़ायदा समझ में आता है, नींबू से क्या फ़ायदा होगा? देखिए, नींबू से फ़ायदा ये होता है कि वो जो आपको नुकसानात होते हैं, नमकियात जो आपके जिस्म से निकल जाते हैं, वो नमक, शक्कर और नींबू, जब नींबू पानी बनाते हैं, नमक, शक्कर, नींबू, जो वो नमकियात हमारी जिस्म से पसीने के ज़रिए से निकलते हैं, उसकी कमी को वो पूरा कर देता है। चक्कर नहीं आते, वॉमिटिंग नहीं आती है, इंसान चकरा के गिर नहीं सकता, जान को ख़तरा नहीं हो सकता। और दूसरी बात यह है कि इंसान अगर घर से बाहर है, अकेला है, तो ख़तरा ज़्यादा बढ़ चुका होता है। इसके अलावा कदीम जो नुस्खा है, आगा साहब, इसमें सबसे अच्छी बेहतर बात नहीं है कि आप ऐसी टोपी, ऐसा हैट पहने जो सर को भी कवर करे और गर्दन को भी करे? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, टोपी पहने और सर पे रुमाल बांध के निकलें और कोशिश करें वक्फे से सस्ता लें। चलते चलते अगर आप पैदल जा रहे हैं धूप के अंदर, तो नीम के दरख्त के नीचे या किसी सायादार दरख्त के नीचे आप 2 मिनट सस्ता के चलें। आप फ़ौरन धूप में ना निकलें आप। और जो
बड़ी उम्र के लोग हैं तो फिर सारे लोग जो हैं वो आगा भाई माल रोड पे ही सफ़र करेंगे और तो कहीं नहीं कर सकते, और तो दरख्त कराची में तो देखने को नहीं कर। जी कराची में तो बिल्कुल अभी ये बिल्कुल दस्तयाब नहीं है, लेकिन देखिए कोशिश ये करनी चाहिए कि बड़ी उम्र के लोगों को एहतियात ज़्यादा करें। नौजवान हमारे वो भी कपड़ों को, मोटे कपड़ों को ना पहने, इसमें कॉटन के कपड़े पहने जाएँ या मलमल के कपड़े पहने जाएँ। एक चीज़ है अपना बिलाल भाई, जौ का सत्तू कदीम ज़माने में अगर आप हिस्ट्री उठा के पढ़ेंगे, जौ का सत्तू जिस्म को बहुत ठंडा रखता है, बॉडी का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल रखता है चाहे कितनी ही गर्मी पड़ जाए। और जौ के सत्तू की जो तारीख़ है वो ये है कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलील हुए तो जिब्राइल अमीन, इल्हामी नुस्खा है, इल्हाम के ज़रिए से किताबों में मिलता है, बिहारुल अनवार में मिलता है कि जिब्राइल अमीन एक नुस्खा लेके आया कि या रसूलुल्लाह, परवरदिगार फरमाता है कि जौ को इस तरीके से भून कर, पीस कर और सत्तू बना लीजिए, और वो जो सत्तू है वो 70 किस्म के अमराज की दवा है। अब अगर आप सत्तू को गर्मी कम करने के लिए शक्कर डाल सकते हैं? नहीं, देखिए शुगर के मरीज़ शक्कर ना डालें, शुगर के मरीज़ शक्कर ना डालें, लेकिन उनकी शुगर भी कंट्रोल में रहेगी और गर्मी की वजह से नुकसान किसी किस्म का नहीं होगा। जो शुगर के मरीज़ नहीं है, ज़िंदगी का लुत्फ़ ना लेने देना आगा बासा। गुड़ भी डालें, जो शुगर के मरीज़ नहीं है वो गुड़ भी मिलाएं, शक्कर भी मिलाएं, शहद भी मिलाएं। शहद के साथ इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर जौ का सत्तू शहद के साथ पिया तो जो आपकी तवानाई ज़ाया हुई है बीमारी की वजह से या हीट स्ट्रोक की वजह से या पसीना निकलने की वजह से, वो फौरी तवानाई बहाल हो जाती है, इंसान को नुकसान नहीं पहुंचता। मैं आगा भाई दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। डॉक्टर साहब ये फरमाइए कि कौन से सिम्टम्स होने शुरू हों तो मैं फ़ौरन अलर्ट हो जाऊं कि अब मुझे शायद हीट स्ट्रोक की तरफ मैं जा रहा हूँ? देखिए, अगर हेडेक उसमें शामिल है? जी बिल्कुल है। थ्रॉबिंग हेडेक हो सकती है। थ्रॉबिंग का मतलब जैसे पल्पेशन ऐसे होती है, टिक टिक की आवाज़ आपको कैसे, जैसे कोई चीज़ अंदर नब्ज़ की तरह धड़क रही होती है, ऐसी हेडेक, थ्रॉबिंग हेडेक उसे कहते हैं। हमारा कैमरामैन बता रहा था बेगम से बात करो तो भी थ्रॉबिंग होती है लेकिन ये हीट की वजह से है। थ्रॉबिंग हेडेक हो सकती है, लाइट हेडेडनेस हो सकती है, यानी कि चक्कर आना और कंफ्यूजन की स्टेट, ये एक अर्ली साइन होता है। फिर मुंह बहुत सूखना और पसीना बहुत ज़्यादा आना, ये जो है अर्ली साइंस में होते हैं। फिर जैसे जैसे ये बढ़ता है उसके साथ नौजिया और वॉमिटिंग की कैफियत भी हो सकती है, दिल ख़राब होता है, मतली की उल्टी की कैफियत होती है, पेट में दर्द हो सकती है, ऐसे पेट में खालीपन का एहसास होता है, खड़े होने से आंखों के आगे अंधेरा आता है और पेशाब का रंग बहुत गाढ़ा हो जाता है, ये भी एक अर्ली साइन है क्योंकि पानी की कमी हुई होती है। मुंह बार बार सूखता है, लोगों को बहुत थकावट का एहसास होता है, ऐसे लगता है फ़ौरन बैठ जाएं जैसे टांगों में जान नहीं है, ये सारे अर्ली साइंस होते हैं। डॉक्टर साहब आम तौर पे जब पानी पीते हैं तो कहते हैं कि डिहाइड्रेशन इसको ख़त्म करेगी पानी पीना, क्या पानी के अंदर नमकियात तो नहीं है ना? तो जब पसीना निकल रहा है तो नमकियात भी निकल रहे हैं, तो जिस्म के अंदर नमकियात को बैलेंस कैसे करें? देखिए, अगर तो डिहाइड्रेशन माइल्ड है तो हम जो है वो ओरल वाटर से रिप्लेस करते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा पसीना आया है या डिहाइड्रेशन इस वजह से है कि आपको डायरिया लगा हुआ था या बर्न के पेशेंट में होता है, तो फिर हमें इलेक्ट्रोलाइट्स या नमकियात को भी रिप्लेस करना पड़ता है। वो जो ORS होता है वो पिया जा सकता है? ORS जो है वो ओरल फॉर्म में, या अगर मरीज़ ओरल नहीं ले सकता, कई दफ़ा इसके साथ नौजिया होता है, तो फिर IV ड्रिप के ज़रिए नमकियात की कमी को पूरा किया जाता है। हकीम साहब ने बहुत अच्छे नुस्खा बताया, स्कंजबीन जो है वो बहुत अच्छा नीमुल बदल होता है, उसमें आप नमक भी डाल सकते हैं, थोड़ी सी चीनी या शक्कर भी डाल सकते हैं, शहद और नींबू का इस्तेमाल, ये आपके लिए सेहतमंद होता है। लेकिन अगेन कॉशन के साथ शुगर के मरीज़ों में और हीट स्ट्रोक के पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा जो मीठे मशरूबात होते हैं वो पानी को जिस्म से और निकालते हैं पेशाब के रास्ते, तो जो स्वीटेंड ड्रिंक्स होते हैं, बहुत मीठे और कैफिनेटेड ड्रिंक्स होते हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए। यानी कि ये जो आपने शौकीनी के साथ ड्रिंक्स खरीद के पीनी है ये तो छोड़ दें बिल्कुल। आप सादा पानी लें, नींबू वाला लें, गुड़ वाला लें, उसमें अगर हल्का फुल्का आपने काला नमक या नमक डालें तो बेहतर है। आप फ्रूट जूसेस भी ले सकते हैं, बहुत हेल्दी हैं। इसके अलावा ऐसे फ्रूट्स ले सकते हैं जिनका वाटर कंटेंट अच्छा है, जैसे खरबूजा है, तरबूज है, आड़ू है, क्यूकम्बर, खीरा, उसका वाटर कंटेंट अच्छा होता है। ये आप अपनी डाइट में शामिल करें तो आप पानी के अलावा भी चीज़ों को डाइट में शामिल कर सकते हैं। क्या बात है, क्या बात है। अगर भाई आप बताइएगा कि ग़िज़ा के अंदर क्या तब्दीली करनी चाहिए इन गर्मी के दिनों में, ख़ास तौर पे कराची में तो गर्मी अब हीट वेव की तरफ जा रही है, पता नहीं आएगी या नहीं आएगी लेकिन जा तो रही है। ग़िज़ा में क्या करें? देखिए, मैं मशवरा दूंगा आपके सुनने वालों को, कभी भी खाली पेट ना निकलें गर्मी के अंदर।
आजकल की जो गर्मी है इस वक्त हीट स्ट्रोक के अंदर, हीट वेव के अंदर खाली पेट बिल्कुल ना निकलें। घर से एक छोटी सी सैलेड बनाएं, एक छोटे से कप में सैलेड बनाएं, उसमें खीरा हो, ककड़ी हो। गरीब आदमी मतलब घर से निकले ही ना। नहीं, घर से निकलें, एक मजदूर कुछ खा के निकले ना। सलानी पे रोटी खानी है, उसको हम कैसे कह सकते हैं कि तू घर से पेट भर के निकल? नहीं, घर से जैसे टमाटर है, खीरा है, ककड़ी है, गोभी है, चुकंदर है, ये सब चीज़ें 4-5 चीज़ें मिला के एक सैलेड बना लें, उस पर काला नमक छिड़कें, थोड़ा सा खा पी के आप घर से निकल जाएं तो आपकी बॉडी को हीट वेव नहीं लगेगा और आपको वॉमिटिंग भी नहीं होगी, चक्कर भी नहीं आएंगे, आप गिरेंगे भी नहीं, सही सलामत घर पे वापस आ जाएंगे। दूसरी बात यह है कि फ़ालसे का आजकल सीज़न है, फ़ालसे का शरबत पिएं, फ़ालसे आप दिन में खाएं। फ़ालसे भी फ़ालसा पता है कितने रुपए किलो है? नहीं, फ़ालसा अभी तो सस्ता हो गया, शुरू में 400 रुपये किलो आया था, अभी तो 150-200 रुपये किलो आराम से मिल जाता है। लाहौर में 650 रुपये खरीदा आगा भाई। अच्छा, नहीं, हमारे कराची में तो तबर्रुक के तौर पे है। तबर्रुकन, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन इस वक्त कराची में 200 रुपये है। अब गरीब आदमी से, मजदूर से 200 रुपये किलो का अब नुकसान तो ना करवाए। नहीं, उसके बगैर कुछ चारा भी नहीं है ना। ठंडी, इसकी तासीर ठंडी होती है आगा भाई। जी हाँ, फ़ालसे की तासीर बहुत ठंडी है। एक चीज़ और बता देता हूँ मैं कि ये जो हरा धनिया होता है ये तो बहुत ही सस्ता है, 10 रुपये का मिलता है या 20 रुपये का मिलता है, ये तो बहुत ही सस्ता, सबसे सस्ता आइटम मैंने बता दिया। हरे धनिया को थोड़ा सा पीस लीजिए और पीसने के बाद 1 चमचा घर से निकलने से पहले खा लीजिए और थोड़ा सा हरा धनिया अगर मायूब ना समझें तो सर पे लगा लीजिए, हीट वेव नहीं लगेगा। हरे धनिया की तासीर बहुत ज़्यादा ठंडी है और हरे धनिया के साथ एक साबुत सर पे किस तरह लगाना है? पानी के साथ? जी, थोड़ा सा लेप बना के पानी के साथ उसको सर पे लगा लीजिए, हीट वेव नहीं लगेगा, नुकसान नहीं होगा गर्मी का। इसके साथ एक और नुस्खा भी है बिलाल भाई, 100 ग्राम ये जो साबुत धनिया होता है इसको पीस कर 2 गिलास पानी में 1 घंटे के लिए रख दीजिए, उसके बाद 1 कप निकाल कर हर 3 घंटे के बाद बच्चों को माएँ पिलाएं। बच्चे क्योंकि खेल कूद से बाज नहीं आते, गर्मी में खेलने के लिए बाहर निकलते हैं, बच्चों को किसी किस्म का नुकसान नहीं होगा। बहुत ही आसान और सस्ता तरीन नुस्खा है, गरीब से गरीब आदमी भी ये नुस्खा अपना सकता है। इसके अलावा ठंडे मशरूब तो आपको पता है, ये जो बाहर कोल्ड ड्रिंक्स मिलती हैं इसको पीकर आप हीट वेव दूर नहीं कर सकते। अगर आप समझते हैं कि हम किसी भी किस्म की कोल्ड ड्रिंक पी के गर्मी से बच सकते हैं तो ये खाम ख्याली है। आप कोशिश करें एक सादा पानी ले लें, सादा पानी से आप अपनी गर्मी को, अपनी प्यास को बुझाएं, क्योंकि होंठ जब खुश्क होते हैं। अगर भाई मैं दोबारा आता हूँ आपके पास, मैं दोबारा आ रहा हूँ डॉक्टर साहब, आम तौर पर कहा जाता है, मुझे नहीं पता ये बात सही है या गलत है, कि आप ज़्यादा पानी पिएँ तो उससे ज़रूरी नहीं है कि डिहाइड्रेशन ख़त्म हो। उसकी वजह ये कि जब तक पोटेशियम की या सोडियम की एक ख़ास मकदार ना हो, वरना पानी जो है वो यूरिन के रास्ते निकलता चला जाएगा। अगर पानी सिर्फ पीने से हाइड्रेशन जो है वो पानी जिस्म का पूरा हो जाता है, तो क्या ये बात दुरुस्त है कि उसका पोटेशियम और सोडियम जो सॉल्ट्स हैं ये भी जिस्म में पूरे होने चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपको बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है और डिहाइड्रेशन इतनी सीवियर है तो कई दफ़ा इसके साथ नमकियात की भी कमी हो जाती है, जिसमें सोडियम पोटेशियम मेन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो कि लॉस होता है, और इनको रिप्लेस करना भी ज़रूरी होता है। वो कैसे करेंगे? ORS के सोल्यूशन में भी सोडियम और पोटेशियम मौजूद होता है, और इसके अलावा अगर ओरली पेशेंट नहीं ले सकता तो IV फ्लूइड्स हैं। इसके अलावा पोटेशियम के एम्प्यूल्स भी हैं जो कई दफ़ा अगर कम हो तो रिप्लेस करना पड़ते हैं। और फिर सोडियम की कंसंट्रेशन डिफरेंट है। एम्प्यूल बता दीजिएगा कि एम्प्यूल का मतलब छोटी ड्रिप समझ लें आप, जैसे पोटेशियम रिच सोल्यूशन होता है। डॉक्टर साहब, उसको पिया भी जा सकता है? उसको पिया भी जा सकता है। टैबलेट्स भी पोटेशियम की अवेलेबल होती हैं, ड्रिप में डाल के भी उनको दिया जा सकता है। लेकिन आमतौर पर जो लोग सैर करने या हज पे जाते हैं आजकल, तो वो छोटी छोटी चीज़ें लेकर जाते हैं जो कि इमरजेंसी में पीनी है अगर डिहाइड्रेशन हो जाए, तो ये वही वाली चीज़ें हैं जो मार्केट में? जी, ये ORS जो है उसमें बहुत अच्छा है, उसके पैकेट्स। मेरे अभी वालिदैन भी दोनों हज पे गए हुए हैं, तो मैंने उनको भी साथ ये कहा कि गर्मी का मौसम है और आपको पता है बहुत स्ट्रेनस वहाँ पे तो रूटीन होती है जिसमें बहुत चलना है और गर्मी है, तो सस्ता लें। थोड़ी एज उनकी ओल्ड एज में है तो थोड़ा सा वक्फा लेके रुक लें जहाँ पे एग्जॉशन की फीलिंग हो, अपने आप को कवर्ड रखें, सर को भी कवर्ड रखें, और ठंडे पानी से जो है आप अपने ऊपर छींटे डाल सकते हैं। ये तमाम चीज़ें आपको प्रोटेक्ट करती हैं। और साथ पानी की बोतल रखें और ORS का इस्तेमाल करें। और एक गीला रुमाल करके गर्दन के ऊपर आमतौर पे लोग रख लेते हैं, इससे मेडिकली क्या फ़ायदा होता है?
देखिए, जब आपका बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो आपकी स्किन नॉर्मल लोगों के अंदर उससे पसीने के ज़रिए बॉडी के टेम्परेचर को कूल डाउन कर रही होती है। लेकिन मैंने आपको बताया कि जब हीट एग्जॉशन की स्टेज से आप अगली स्टेज पे जाने लगते हैं, जब हीट स्ट्रोक, तो ये मैकेनिज्म फेल हो जाता है। उस वक्त स्किन ड्राई हो जाती है और स्किन को मॉइस्ट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एक तो स्किन के जो मॉइस्ट रखने से वो जो ड्राइनेस की फीलिंग है ये भी खत्म होती है और दूसरा एक कूलिंग इफेक्ट होता है। हमारी गर्दन और ये जो आर्म पिट्स हैं और ये जो टांगों के अंदर का हिस्सा है, इसके दरमियान ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है। तो इन जगहों पे जब आप गीला रुमाल या पानी रखते हैं तो टेम्परेचर जल्दी से कूल डाउन हो जाता है, ब्लड ज़्यादा आ रहा होता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन आता है, तो जल्दी कूल डाउन होने में इसलिए जब किसी को हीट स्ट्रोक हो तो वो बगलों के अंदर ठंडा कपड़ा रखते हैं, अंदर ठंडा कपड़ा गर्दन के नीचे और यहाँ पे टांगों के कुछ हिस्से के अंदर हम ठंडा आइस पैक्स रखते हैं या ठंडा पानी रखते हैं, या जैसे आपने बताया मलमल के कपड़े को फर्स्ट एड के तौर पे ठंडे पानी में डुबो के आप इन हिस्सों में रखें। एक पेशेंट जो है अगर उसको एकदम स्ट्रोक हुआ, हीट स्ट्रोक हुआ है और वो कंफ्यूज हो गया है, वो बैठ गया या गिर गया है, तो देखने वाले या जो करीब के लोग हैं वो पहला अमल क्या करें फर्स्ट एड के तौर पे उसके लिए? सबसे पहला अमल तो ये करें कि रेस्क्यू 1112 को फ़ोन कर दें, क्योंकि ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। आप एज अ लेमैन इब्तदाई तिब्बी इमदाद तो दे सकते हैं, लेकिन हीट स्ट्रोक फेटल भी हो सकता है और इसको हॉस्पिटल केयर की ज़रूरत होती है। उसके बाद मरीज़ को लिटा दीजिए और ब्लड की सर्कुलेशन इम्प्रूव करने के लिए टांगों को थोड़ा सा ऊंचा कर दीजिए। ठंडा अगर पानी कोई पंखा कोई हाथ से झलने वाला या कोई बैटरी फैंस भी लोग कई दफ़ा आप छोटे कैरी करते हैं वो है तो टेम्परेचर कूल डाउन कीजिए, पानी के छींटे डालिए। अगर बहुत ज़्यादा कपड़े पहने हुए हैं तो कपड़े रिमूव कर दीजिए ताकि जिस्म को हवा मिले। थोड़ा सा पानी डाला जा सकता है? जी बिल्कुल डाला जा सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडा या बर्फीला पानी ना डालिए, वो शॉक हो जाएगा। जी, वो एकदम जब टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा से बहुत कम होता है तो उससे भी डैमेज हो सकता है। वो लेमैन को ट्राई नहीं करना चाहिए, वो कंट्रोल्ड हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में ही ज़रूरी होता है। आप जो है वो सादा पानी या ठंडा पानी डाल सकते हैं, लेकिन बर्फ़ वाला पानी नहीं में बिल्कुल आप उनको डुबो ना दे जैसे लोग कोशिश करते हैं। इसके अलावा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर मरीज़ बेहोश हो रहा है तो ज़बरदस्ती उसको मुंह से पानी पिलाने की कोशिश मत कीजिए। वो इनहेल सांस की नाली में पानी जा सकता है, गौता लग सकता है, जिससे और लंग्स की प्रॉब्लम हो सकती है। सो अगर तो मरीज़ होश में है और ले सकता है तो सिप बाय सिप आप वाटर दे सकते हैं। वो जो हम उठा के बेहोश आदमी को बोतल मुंह में डाल रहे होते हैं वो नहीं करना, बहुत डेंजरस है, वो नहीं करना। लेकिन आप टेम्परेचर को कूल डाउन कीजिए। जिस्म में मैंने जैसे बताया बगलों में, गर्दन के ऊपर, सर के ऊपर आप ठंडा पानी का कपड़ा रख सकते हैं और फ़ौरन हॉस्पिटल की इमरजेंसी में लेके जाएं, ताकि उनके पहले तो टेस्ट भी होंगे, टेम्परेचर चेक भी होगा, उसके मुताबिक फिर कूल डाउन भी करेंगे बॉडी को। फ्लूइड्स की ज़रूरत है तो आईवी फ्लूइड्स भी देंगे और बाकी ऑर्गन के फंक्शन को भी देखने की ज़रूरत है, क्योंकि जब पानी की कमी होती है तो जो खून की सप्लाई हमारे मेजर ऑर्गन्स हैं, दिमाग है, दिल है, गुर्दे हैं, इनको मुतासर होती है और इनके फेल होने का, गुर्दों के फेल होने का खदशा भी होता है। तो इसको टाइमली और अर्ली मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर मतलब खुद सारी जिम्मेदारी ना उठाएं। इसलिए मैंने कहा कि फर्स्ट स्टेप ये है, बस कॉल फॉर हेल्प, इमरजेंसी को सर्विसेज। पर साहब आपको ये बड़ी हैरत होगी बात सुन के कि 1122 की जो रिस्पांस है, और ये डॉक्टर साहब जो हैं, मैं नाम भूल गया उनका, जो इनके एमडी थे, डॉक्टर रिजवान इस बात को वेरीफाई करेंगे कि हमारा जो एवरेज कॉल टाइम है 1122 का, दैट इज़ 9 मिनट्स। नेशनली 12 मिनट्स इज़ एक्सेप्टेबल। तो जो अल्लाह ताला ने आपके मुल्क में रहमतें और बरकतें दी हैं, इनको आप इस्तेमाल कीजिए, इनसे शाय आउट ना कीजिए। लेकिन इसके साथ साथ वो लोग जो ट्रैफिक में देखते हैं कि इमरजेंसी की वैन जो है वो आ रही है, वो एम्बुलेंस हो या 1122 हो, वो भी एम्बुलेंस है, खुदा के वास्ते उसको जगह देना सीखें। अगर भाई आपकी तरफ आ रहा हूँ, अगर बस आपने फरमाया कि हीट स्ट्रोक से बचने के लिए जो धनिया है इसको पीस के अगर पानी में मिला के या वैसे ही खा लें तो इससे बड़ी ठंडक होती है। वो बात आपकी भी अच्छी लगती है इसलिए भी क्योंकि पंजाब के अंदर तो इसको तंज के तौर पर भी कहा जाता है ना कि तू धनिया पीता हुआ है, इसका मतलब होता है कि वो बड़ा ठंडा होता है, तासीर बड़ी ठंडी है। लेकिन वो लगाने वाला जो सिलसिला है वो ज़रा थोड़ा सा खोल के बताइएगा कि अगर वो सर पे लगाने से ठीक है तो गर्दन वर्दन पे या चेहरे पे भी लगाया जा सकता है ठंडक के लिए, या ये सिर्फ सर तक ही महदूद होगा? नहीं, सिर्फ सर पे लगाएं काफ़ी है। अच्छा, मैं लगाने की कुछ और चीज़ें भी आपको बताता हूँ। देखिए, बहुत सारे लोग ये पसंद करते हैं कि हमें कुछ ऐसा नुस्खा बताया जाए कि जिससे पसीना कम से कम आए, ज़्यादा पसीना ना आए। अच्छा। तो ये जो कच्चा बैंगन होता है ना, कच्चे बैंगन का रस निकालें और हथेलियों पे
दोनों हथेलियों पे, दोनों पैर के तलवों पे हल्का सा 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए लगा के हाथ पैर धो लें, आपको पसीना बहुत कम आएगा। दूसरा नुस्खा यह है कि पिसी हुई फिटकरी 1 चम्मच 2 गिलास पानी में घोल कर उसको हाथ और पैर दोनों उससे धो लें, और धोने के बाद आप देखेंगे कि आपके पसीने की जो निकलने की जो मिकदार है वो ज़रा कम हो जाएगी। अच्छा, फिर एक चीज़ और बताता हूँ, ये जो मूंग की दाल होती है इसको तवे पे हल्का हल्का भून लें, पीसने के बाद भून लें। जब वो ठंडा हो जाए उसको पानी मिलाकर उपटन की तरह से बच्चों की माएँ अपने बच्चों के जिस्मों पे उपटन की तरह से मल दें। बच्चे खेलने जाएंगे, बच्चों को गर्मी कम से कम लगेगी, पसीना कम से कम आएगा और बच्चों की तबीयत हरगिज़ ख़राब नहीं होगी। इसके अलावा बिलाल भाई, लेकिन जी फरमाइए। एक बात और कह दूं, आम का पन्ना, पिछले ज़माने में हमारी माएँ हमें आम का पन्ना बनने से मुराद आम का छिलका? नहीं, आम का पन्ना बनता है। आम को थोड़ा सा पकाया जाता है, आम को अंगीठी के अंदर। अब अंगीठी तो नहीं है लेकिन उसको पानी में भी उबाल के पका लेते हैं, उसमें नमक शक्कर मिला के आम का पन्ना एक शरबत टाइप का बनाते हैं, उससे भी लू नहीं लगती है, उससे भी गर्मी नहीं लगती है। इसके अलावा जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो नारियल के अंदर नारियल पानी ले लें थोड़ा सा, उसमें थोड़ा से पुदीने की 8-10 पत्तियाँ डाल के वो पी लें, उनको हीट स्ट्रोक नहीं लगेगा किसी भी हालत में। जाते जाते एक बात और करूं मैं बिलाल भाई, जी। हम इंसानों के हीट स्ट्रोक की तो बात कर रहे हैं, लेकिन बकरीद पे ये जो जानवर हैं इनको जब लेके आया जाता है शहरों के अंदर, इनका भी ख्याल रखा जाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनके भी हुकूक हैं, और आप जब लेके आ जाते हैं 5 लाख का जानवर और उसको लाकर धूप के अंदर बांध देते हैं, पूरी रात चाय की देगे चढ़ाते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं, वीडियो बनाते हैं और वायरल करते हैं वीडियो को, उस पर गाने लगा के, लेकिन ये नहीं ख्याल करते आप दिन में सो जाते हैं, दिन में वो जानवर आपका धूप में खड़ा है, उस पर क्या गुजर रही है। आप गूगल करके ये मालूम करें ऊँट कितना पानी पीता है। ऊँट 200 लीटर पानी पीता है एक वक्त में। आप उसको एक छोटे से टब में पानी देते हैं 10 लीटर 5 लीटर, इससे काम नहीं चलेगा। आपको मालूम होना चाहिए जब आप जानवर लेके आ रहे हैं उसको चारा कितना देना है, उसको पानी कितना देना है, उसको कौन से दरख्त में बांधना है, उसको चलाना कितना है। आप उसको चलाते हैं, हमने देखा है मोहल्लों में कि रेस लगाते हैं बच्चे, जैसे ही शाम होती है बच्चे अपने सारे जानवर लाते हैं लाइनों में और ऐसे दौड़ाते हैं और इतना चीखते हैं। उसके अंदर अगर कोई ख़वातीन बच्चों के साथ आ रही है जा रही है, बच्चों पे चढ़ जाते हैं, वो जानवर कुचल के निकल जाते हैं। आप ऐसा नहीं करें, उन जानवरों के साथ उनके हुकूक हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, उनके हुकूक उन जानवरों को लाने से पहले मालूम करें। कभी भी गुस्से के अंदर, आपने बड़ी अच्छी तरफ आगा भाई आपने निशानदी कर दी कि जानवर जो है इनको भी हीट स्ट्रोक हो जाता है, इनको भी आपने गर्मी और शिद्दत से गर्मी से बचाना है। डॉक्टर साहब ये फरमाइए कि किस कोई ख़ास टाइप होते हैं लोग जिनको कि ज़्यादा हीट स्ट्रोक होता है, या सबको बराबर हो सकता है, या इसके तासुर काले या गोरे या जोग्राफिकली कोई फ़र्क होते हैं? देखिए, वो लोग जो आउटडोर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व्ड हैं, जाहिर है वो ज़्यादा एक्सपोज्ड होते हैं सन में, तो हीट स्ट्रोक ज़्यादा हो सकते हैं। जिसमें हम अगर बात करें मज़दूर या वो लोग जो कि ऐसी आउटडोर एक्टिविटीज़ या फील्ड वर्क में होते हैं, उन लोगों को हीट स्ट्रोक का ख़दशा ज़्यादा होता है। अगर आप एज ग्रुप की बात करें तो हो तो सबको सकता है, लेकिन जो बहुत छोटे बच्चे हैं और बहुत बूढ़े लोग हैं उनकी तवानाई कम होती है, उनका ब्रेन का फंक्शन उतना डेवलप्ड नहीं होता जितना एडल्ट्स का होता है, तो उनको हीट स्ट्रोक की सीरियसनेस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बहुत छोटे बच्चों का क्योंकि उतना डेवलप नहीं हुआ होता, और बहुत बूढ़े लोगों का क्योंकि एज के साथ ब्रेन फंक्शन में डिटेरियोरेशन आनी शुरू हो जाती है, तो ये वो वल्नरेबल ग्रुप है। उसके अलावा जो एथलीट्स हैं या जो स्पोर्ट्स लोग हैं जो कि अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं या एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, उनको एक रूटीन की आदत भी होती है, तो उन्हें बहुत एहतियात करनी चाहिए गर्मियों के मौसम में। और इसके अलावा वो लोग जो कि इंडोर भी रहते हैं लेकिन उनके कमरे हवादार नहीं हैं या एयर कंडीशनिंग नहीं है या खिड़कियां नहीं है। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं बहुत करना चाहती हूँ, मैनी टाइम्स हम कहीं बाज़ार से कोई चीज़ लेने चाहते हैं तो बच्चे को गाड़ी में छोड़ जाते हैं या किसी खातून को गाड़ी में बहुत ख़तरनाक है आजकल के मौसम में। विदिन 10 मिनट्स टेम्परेचर इतना राइज़ हो जाता है, और फिर ज़ाहिर है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से लॉक भी कर जाते हैं कि मैं सामने बाज़ार से दुकान से कोई 10 मिनट में चीज़ लेके आ जाता हूँ।
वो टेम्परेचर गाड़ी के अंदर इतना राइज कर जाता है कि हमारे एक शहर में 2 बच्चे इस तरह हलाक हुए। तो बहुत एहतियात कीजिए, हवादार जगहों पे रहिए और पानी की बोतल हमेशा साथ कैरी करें। और अगर आपको कोई ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो फ़ौरन रुक जाइए। अगर चल रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं तो रुक जाइए, साए में चले जाइए, अपने ऊपर ठंडा पानी डालिए, पानी एक आदमी को, एक एडल्ट को आमतौर पे 24 घंटे में कितना पानी दरकार है? देखिए, ऑन एन एवरेज वेट बेस्ड होता है कि आपकी पानी की जिस्म कितना भरा या भारी। ठीक है। यूजुअली खवातीन के अंदर 2.5 से 3 लीटर और मर्दों 2.5 से 3 लीटर जी 24 घंटे के अंदर, और मर्दों में 3 से 3.5 लीटर के करीब पानी की रिक्वायरमेंट है 24 आवर्स में, समर्स के वेदर में। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपकी एक्टिविटी ज़्यादा है, तो बढ़ गया है। तो तकरीबन 8 आउंस पानी जो है वो, या 1 कप समझ लें आप, पानी हर 20 मिनट के बाद ड्यूरिंग दी एक्सरसाइज रिक्वायर्ड होता है। सो आप ये समझ लें कि तकरीबन 1 घंटे में आपको 2 से 3 कप के करीब पानी पीना चाहिए अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं हॉट वेदर में। सो खवातीन अगर ये पसीना, जैसे आगा साहब फरमा रहे थे कि पसीना नहीं आता उससे, तो अगर पसीना नहीं आएगा तो बॉडी टेम्परेचर तो बढ़ जाएगा। हाँ जी, पसीना आना जो है वो एक ऐसा नॉर्मल मैकेनिज्म है जो अल्लाह ताला ने, नेचर ने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए हमें बनाया गया है। तो पसीना आना हीट एग्जॉशन में आपको प्रिवेंट करता है हीट स्ट्रोक में जाने से, क्योंकि बॉडी जो है वो कूल डाउन इफेक्ट होता है, मॉइस्ट होने से, पसीना आने से बॉडी कूल डाउन इफेक्ट में जाती है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा पसीना आए तो फिर एग्जॉशन हो गई है, फिर पानी की कमी हो गई है और उस पानी को आपने रिप्लेस नहीं किया, तो फिर बॉडी में पानी, पसीना प्रोड्यूस करने के लिए पानी ही मौजूद नहीं है। पानी में चीनी और नमक डालना कहाँ तक सही है? देखिए, अगर नमकियात की कमी है तो आप चीनी और नमक डाल सकते हैं, वो इसको रिप्लेस कर देती हैं जो आपने लॉस किया होता है इलेक्ट्रोलाइट्स का। लेकिन बहुत ज़्यादा, मैंने बताया, मीठा मशरूबात इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उनका पेशाब आवर इफेक्ट होता है। जब आप बहुत ज़्यादा मीठा या कैफिनेटेड ड्रिंक लेते हैं तो ये दोनों जिस्म से पेशाब के रास्ते पानी खारिज करते हैं। बहुत शुक्रिया हकीम साहब आपका, डॉक्टर साहब आपका, बहुत शुक्रिया। इट वाज अ प्लेजर, इट वाज एन ऑनर मीटिंग यू। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा और गर्मियों में ख़ास तौर पे जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली वो आगे सदका जारिया के तौर पे इस्तेमाल भी कीजिएगा। इल्तिमास से दुआ आपसे।